शेड्यूल 3, यदि हम बात करें शेड्यूल 3 की, तो ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है कि क्या सप्लाई नहीं है। तो इसमें क्लॉज ए है, क्लॉज बी है। क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल 3 में है वो सप्लाई नहीं है, उनको हम सप्लाई मांगेंगे ही नहीं। और यदि आपने सप्लाई नहीं माना तो उसके ऊपर जीएसटी का प्रोविजन नहीं लगता है। तो शेड्यूल 3 क्या कहता है सप्लाई के बारे में कि क्या सप्लाई नहीं है। और सेक्शन कौन सा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, इसके अंदर दिया हुआ है कि जो शेड्यूल 3 में है वो सप्लाई नहीं है। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन बोल सकता है कि शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है 5 मार्क्स। या क्वेश्चन बोल सकता है सेक्शन 7 शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है। या फिर क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ना तो उसको गुड्स मानेंगे ना ही सर्विसेज मानेंगे। कुछ लिस्ट दिए हुए हैं। क्या क्या लिस्ट दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, यदि एम्प्लॉई सर्विसेज देता है एम्प्लॉई को, एम्प्लॉयर को, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद कह रहा है कि कोई सर्विसेज भाई यानी कोर्ट ट्रिब्यूनल यदि सर्विसेज देता है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है कि कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, एमपी है, एमएलए है, ग्राम पंचायत के लोग हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, कि जो चुने हुए लोग सब हैं, यदि वो आके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऐसे ही जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कैपेसिटी में हैं उनको, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं और अपने सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस तरह के सर्विसेज को सप्लाई नहीं मानते हैं। ऐसे ही चेयरपर्सन या मेंबर हैं किसी बॉडी के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, ये सब हैं, तो इनको मतलब ये चीज़ पॉइंट 3 जो हो गया ये गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट के पर्सन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले या फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाने वाले, उनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उसको हम सप्लाई नहीं मानते। तो 3 पॉइंट हो गया, इन तीनों को देख लीजिए कि सप्लाई नहीं होता है। ऐसे ही 4th पॉइंट में है कोई एक्सपायर्ड हो गया, उसको ले जा रहे हैं दाह संस्कार करने के लिए, तो इनको हम सप्लाई के बाहर रखेंगे। 5वां बोल दिया सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग नहीं लैंड। यदि हम लैंड को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेल करेंगे और जीएसटी लगा देंगे, फिर वो पर्सन तीसरे पर्सन को सेल करेगा, जीएसटी लगाएगा, तो लैंड का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए सेल ऑफ लैंड को हटा दिया गया है। इनको नहीं बोला है कि ये क्या है जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, सेल ऑफ बिल्डिंग होता है तो जीएसटी चार्ज होता है। ऐसे ही 5वां पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम जो है वो जीएसटी नहीं, अदर देन, इनको ध्यान देना है आपको कि अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग होगा ये, तो इन पे जीएसटी लगेगा। लेकिन यदि बाकी ऑक्शनेबल क्लेम है तो इसको हम जीएसटी नहीं मानेंगे और जीएसटी के दायरे से इनको बाहर कर दिया गया है। 2 पॉइंट और भी है 7 कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया। इंडिया में आए बिना यदि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। और ऐसे ही पॉइंट नंबर 8 में दिया है कि सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम द होम कंजम्पशन, इसको भी सप्लाई नहीं रखेंगे। और नेक्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू बी द गुड्स आफ्टर गुड्स हैव डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट origin located outside India but clearance for the home consumption। मिला जुला के यही है कि होम कंजम्पशन वाले जो भी आइटम है, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 बाद में जोड़ा गया है।
तो आपको यही देखना है कि ये 2 पॉइंट ऐसा हैं जो उनको सप्लाई के बाहर रखा गया है, उस पर हम अलग तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। उनको सप्लाई के डिफिनीशन के अंदर से बाहर कर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं है, डायरेक्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और आपको बताना है कि क्या सप्लाई नहीं है, या शेड्यूल 3 को लिख दो। तो आप पॉइंट वाइज बना दोगे। पॉइंट 1 एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ सप्लाई नहीं मानते हैं। पॉइंट 2 कोई कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, ये डिसीजन देता है या सर्विसेज देता है, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। पॉइंट 3 में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कॉन्स्टिट्यूंसी का या एमपी का एरिया होता है, ये लोग अपने सर्विसेज दे रहे हैं, या चेयरमैन है, मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, वो यदि सर्विसेज देते हैं तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई नहीं मानते हैं। ऐसे किसी का डेथ हो गया है, लेकर जा रहे हैं उनका क्रियाक्रम करने के लिए, और उसको हम सप्लाई कंसीडर नहीं करते हैं। सेल ऑफ लैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो सेल ऑफ लैंड को सप्लाई नहीं मानेंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग होगा तो सप्लाई हम मानेंगे उनको। उसके बाद ऑक्शनेबल क्लेम है, तो क्लेम को नहीं मानेंगे, लेकिन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग से रिलेटेड होगा तो सप्लाई मानेंगे। एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई कुछ होता है बिना इंडिया में आए हुए, तो उनको हम सप्लाई के दायरे से बाहर रखेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि कंजम्पशन के लिए, चाहे होम कंजम्पशन के लिए हो, तो होम कंजम्पशन के लिए जहाँ भी होगा ये पोर्ट से रिलेटेड, तो इनको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। पॉइंट नंबर 8 का है, जो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम, क्लियरेंस होने से पहले यदि होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते हैं। तो ये 6, 7, 8 पॉइंट हैं, इनको आपको सिस्टमेटिक वही लिखना है जो एक्ट में लिखा हुआ है, और बहुत छोटे छोटे लाइन है। देखो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 बस 4 पॉइंट है, 4 लाइन, 4 वर्ड्स। ऑक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, आपको कुछ एडिशनल नहीं करना है। और जब आप एक्ट पढ़ते हो तो आप किसी बुक से कॉपी करने के बजाय बेटर है कि एक्ट को देखो, और शेड्यूल जो है, चाहे वो शेड्यूल 1 हो चाहे वो शेड्यूल 3 हो, आप इजिली जो तैयार करो, लिखना स्टार्ट करो, एक्ट का लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करो। उसमें क्या है, किसी तरह के मार्क्स कम देने के चांसेस नहीं है, तो आप इजिली उनको लिख सकते हो। और 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि शेड्यूल 2 से हमेशा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आएगा। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 ऐसा पॉइंट है सप्लाई का जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ 4 पॉइंट है, यहाँ 8 पॉइंट है। वहाँ 4 नंबर का पूछ सकता है और यहाँ 5 नंबर का डायरेक्टली आएगा या 6 नंबर का आएगा। तो आप टू द पॉइंट आंसर देंगे तो 1 पेज से ज़्यादा नहीं लगेगा और सारे पॉइंट्स क्लियर है। यदि आप ढंग से लिखेंगे तो आसानी से 100% मार्क्स इसमें 5 में 5 मिल सकता है, 6 में 6 मिल सकता है, 4 में 4 मिल सकता है। तो ये आज हम शेड्यूल 3 देख रहे थे सप्लाई का। जो सप्लाई नहीं है वो शेड्यूल 3 में है। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल 3 में है वो सप्लाई नहीं है। थैंक यू।